तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे शरीर में क्या क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तो एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो हम लोग पढ़ लिए किडनी, जो कि मेल एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। एक्सक्रीटरी मतलब एक्सक्रीटरी यानी कि वेस्ट को बाहर निकालने के लिए एक ऑर्गन हम पढ़ लिए हैं जो मेल एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, जिसे हम किडनी बोलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्या किडनी के अलावा भी कुछ और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं जो वेस्ट को बॉडी से बाहर निकलते हैं, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारा टॉपिक है अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। यानी कि जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमने पढ़ा किडनी, देखो ये भी पूछ दिया जाएगा कि मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, तो मेन तो हमेशा किडनी ही होता है, हम उसके अलावा चीज़ें बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे और क्या क्या एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है हमारे बॉडी में। देखो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट में हम लोग ये टॉपिक को पूरा समराइज कर लेंगे। देखो सबसे पहला एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है हमारा लंग्स। सबसे पहला होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारा लंग्स। देखो ये लंग्स, आपको पता है कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे शरीर का एक वेस्ट ही होता है। ये भी अगर हमारे शरीर में एक्यूमुलेट होने लगे तो भैया टॉक्सिसिटी पैदा करेगा। तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहा है, जो कि हमारे शरीर का एक वेस्ट है उसको रिमूव कर रहा है। इसलिए हम बोलते हैं कि लंग्स भी एक हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तो ये क्या चीज़ को रिमूव करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है, CO2 रिमूवल में काम करता है। ठीक है, दूसरा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है लीवर। देखो वैसे लीवर तो बहुत सारी चीज़ों को बाहर फेंकता है, लेकिन आपको क्या पढ़ना, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि लीवर बाइल पिगमेंट्स बनाता है। क्या बना रहा है? बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स क्या होते हैं बताओ? तो लीवर बनाता है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि बाइल पिगमेंट्स क्या होते हैं? बाइल पिगमेंट्स होते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ये दोनों बाइल पिगमेंट्स हैं जो हमारा लीवर बनाता है, और इसको भी बॉडी से बाहर फेंकना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट इसको बॉडी से बाहर फेंकना। और बताओ ये बॉडी से किसके थ्रू बाहर निकलता है? यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकलता है या फिर एनस के थ्रू? बताओ, ये चीज़ें निकलते हैं एनस के थ्रू। ठीक है, तो एनएस के थ्रू जो फीसेस बाहर निकलता है हमारे शरीर से, उसमें ये बाइल पिगमेंट्स होते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ठीक है ना। तो लीवर क्या चीज़ को बनाता है? क्या, कौन सा वेस्ट बना रहा है? हम यहाँ पे वेस्ट लिख रहे हैं। ठीक है, वेस्ट यहाँ पे हम लिख रहे हैं, और यहाँ पे हम ऑर्गन्स लिख रहे हैं। तो लंग्स पहला हो गया, CO2 रिमूवल में हेल्प करता है। लीवर क्या रिमूव करता है? बाइल पिगमेंट्स, जो कि हम यहाँ पे लिख दिए हैं। लिख लेना कि ये एक्सक्रीटेड थ्रू एनस के थ्रू बाहर फेंक दिए जाते हैं। कहीं आपको ऐसा ना लगे कि किडनी में पड़ रहे हैं तो यूरेथ्रा से बाहर फेंक दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये एनस के थ्रू बॉडी से बाहर फेंके जाते हैं। ठीक है, तो बाइल पिगमेंट हमने पढ़ा। और भी बहुत सारा चीज़ होता है जो हमारा लीवर बनाता है, जो बॉडी से बाहर फेंक दिए जाते हैं। उतना आपको नहीं पढ़ना, बस बाइल पिगमेंट आप ध्यान रखना। तीसरा है स्किन। हमारा स्किन, देखो स्किन भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। कितना स्ट्रेंज बात है, लंग्स भी है, लीवर भी है, स्किन भी हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहलाता है। क्यों? क्योंकि हमारे स्किन में दो अलग अलग प्रकार की ग्लैंड्स होते हैं। यही स्किन में दो अलग अलग प्रकार की ग्लैंड है। एक को हम लोग बोलते हैं स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड, तो बताओ स्वेट ग्लैंड क्या करेगा? बताओ, स्वेट ग्लैंड स्वेट को निकालेगा, पसीना निकालेगा। तो स्वेट भी एक बेसिकली वेस्ट ही है जो बॉडी से बाहर फेंकनी चाहिए। तो स्वेट ग्लैंड इसीलिए बोला जाता है कि हमारा स्किन एक प्रकार का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, क्योंकि इसमें स्वेट ग्लैंड होते हैं जो स्वेट को बाहर निकालते हैं। अब देखते हैं कि स्वेट का कॉम्पोजिशन क्या होता है। ध्यान से सुनना, ये जो पसीना है इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? इसमें पानी होता है ऑब्वियसली, इसमें यूरिया प्रेजेंट होता है, स्मॉल अमाउंट में यूरिया भी प्रेजेंट होता है हमारे स्वेट में, और NaCl प्रेजेंट होता है, यानी कि सॉल्ट भी प्रेजेंट होता है स्वेट में। और एक इम्पॉर्टेंट, इसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो ये कंपोजिशन आप स्वेट का याद रखना। स्वेट में पानी होता है, स्मॉल अमाउंट में यूरिया होता है जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट है, NaCl प्रेजेंट होता है और लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। एक और स्किन में एक ग्लैंड होता है जिसे हम सीबेसियस ग्लैंड बोलते हैं। एक तो स्वेट ग्लैंड होता है और एक सीबेसियस ग्लैंड होता है जो कि सीबम को रिलीज करता है या फिर ऑयल बोलते हैं। तो आपका स्किन में, आपको स्किन में थोड़ा थोड़ा सा
ऑयली फील होता होगा, इसी ग्लैंड के वजह से, इसी सीबेसियस ग्लैंड की वजह से। आपका स्किन पूरा ड्राई तो नहीं होता ना, बहुत ड्राई तो नहीं होता, अलग अलग प्रकार के स्किन होते हैं, लेकिन स्किन में जो हल्का सा ऑयल ऑयल आपको फील होता है ना, वो इसी ग्लैंड की वजह से। ये ग्लैंड सीबम या ऑयल को सिक्रीट करता है, जो कि हमारे स्किन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो स्किन में 2 ग्लैंड हम पढ़े, स्वेट ग्लैंड और सीबेसियस ग्लैंड। स्वेट रिलीज करता है स्वेट ग्लैंड और सीबेसियस ग्लैंड सीबम या ऑयल को रिलीज करता है। इसीलिए हमारा स्किन भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन कहलाता है। अब देखो, अब यहाँ पे तो ऑर्गन की बात कर रहे थे ना, ये सारे हमारे ऑर्गन्स थे। अब देखो, क्या आपको पता है कि सलाइवा के थ्रू भी हम लोग यूरिया को रिमूव करते हैं? एक चीज़ याद रखना कि जो सलाइवा है, जिसे हम लार भी कहते हैं, ये लार में भी स्मॉल अमाउंट में यूरिया प्रेजेंट होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी प्रेजेंट होता है इस लार में। ठीक है, तो हमने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में क्या पढ़ा? लंग्स, लीवर, स्किन। CO2 रिमूव करता है हमारा लंग, लीवर बाइल पिगमेंट रिमूव करते हैं, और हमारा स्किन में स्वेट ग्लैंड और सीबेसियस ग्लैंड होता है। स्वेट ग्लैंड स्वेट को रिमूव करते हैं, स्वेट का यह कंपोजिशन हो गया। यूरिया भी प्रेजेंट होता है स्वेट में, याद रखना। ठीक है, और सलाइवा में भी यूरिया स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। सीबेसियस ग्लैंड होते हैं जो सीबम या ऑयल को रिमूव करते हैं। तो हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन खत्म हो गया। अब देखो, अब क्वेश्चन इसमें क्या फ्रेम होगा? इसमें फ्रेम होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सक्रीटरी ऑर्गन। पूछा गया इसलिए आपको बता रहे हैं, इसमें से कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। तो आप ये सबको देखना, ये सब तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह बिहेव करते हैं, तो ऑप्शंस देख के आप करेक्ट आंसर देना। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन इससे पूछ दिया जाता है, इसलिए हम आपको ये चीज़ बता दी है। अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम के, यानी कि हमारे किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, ये सबसे रिलेटेड क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं, क्या क्या डिजीजेस होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो, सबसे पहला डिसऑर्डर है यूरीमिया। यूरीमिया किसको बोलते हैं? रुको, हम पेन चेंज कर लेते हैं। देखो, यूरीमिया किसको बोलते हैं? एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, यानी कि हमारे ब्लड में यूरिया का होना, उसका जमा होना को हम लोग यूरीमिया बोलते हैं। देखो, नाम से ही लग रहा है यूरिया से रिलेटेड वर्ड नहीं है यूरीमिया। तो यूरिया अगर ब्लड में आपको देखने को मिल रहा है, तो बताओ क्या हो रहा है? ब्लड में अगर यूरिया प्रेजेंट होगा, इसका मतलब हमारा किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि किडनी का एक काम होता है इस यूरिया को ब्लड से निकाल के बॉडी से बाहर फेंकना। ये काम तो हमारे किडनी का है। अब ब्लड में यूरिया जमा हो रहा है, बहुत ज़्यादा जमा हो रहा है, यानी कि हमारा किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा। तो आप लिखना कि ये जो यूरीमिया कंडीशन आता है, ये क्यों आता है? ड्यू टू माल फंक्शनिंग, यानी कि ठीक से काम नहीं होना। अंडर फंक्शनिंग को बोलते हैं हम लोग माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी। तो किडनी अगर ठीक से काम नहीं करेगी तो यूरिया का एक्युमुलेशन हो जाएगा हमारे ब्लड में, जिसको हम लोग यूरीमिया बोलते हैं। अब देखो, इसको ठीक करने के लिए एक प्रोसेस किया जाता है, दैट इज हीमोडायलिसिस। ठीक है, तो याद रखो कि हीमोडायलिसिस इज डन इन दिस केस, यानी कि यूरीमिया के केस में हम लोग हीमोडायलिसिस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है हीमोडायलिसिस, भैया पूछ देगा हीमोडायलिसिस कब किया जाता है? जब हमारा किडनी ठीक से काम नहीं करता, तब हम लोग ये प्रोसेस करते हैं हीमोडायलिसिस। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे कि हीमोडायलिसिस होता क्या है, उसमें बेसिकली हम लोग करते क्या है, ये चीज़ को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, हीमोडायलिसिस में क्या होता है कि इस तरीके से ना एक यूनिट होता है जिसे हम, इसका नाम है, देखो इसका क्या नाम है? इसका नाम है डायलाइजिंग यूनिट। इसको हम लोग डायलाइजिंग यूनिट बोलते हैं। डायलिसिस प्रोसेस रिलेटेड है, तो इस यूनिट को हम लोग डायलाइजिंग यूनिट बोलते हैं। अब देखो, इस यूनिट के अंदर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक इस प्रकार से ट्यूब प्रेजेंट होता है, इस तरीके से ट्यूब प्रेजेंट होता है, एक ट्यूब प्रेजेंट होता है। इस ट्यूब को हम बोलते हैं सेलोफेन ट्यूब। क्या बोलते हैं?
सेलोफेन ट्यूब, सॉरी, ठीक है, एक ट्यूब प्रेजेंट होता है इस यूनिट के अंदर जिसे हम सेलोफेन ट्यूब बोलते हैं। अब देखो ये ट्यूब किससे बना हुआ होता है? ये ट्यूब बना हुआ होता है सेलुलोज से। तो मेड अप ऑफ सेलुलोज आप लिख लेना, मेड अप ऑफ सेलुलोज। ये सेलुलोज से बना हुआ ट्यूब है, इसलिए हम लोग इसको सेलोफेन ट्यूब कहते हैं। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, इसको ब्रैकेट में लिख लो इस तरह से। देखो इंपॉर्टेंट क्या है, ये ट्यूब सेमी परमिएबल होती है, सेमी परमिएबल, ठीक है ना। अब देखो जो भी चीज़ सेमी परमिएबल होती है ना, जो भी मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है, वो मेम्ब्रेन से चीज़ें अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसी ट्यूब है जिसमें पोर प्रेजेंट होता है, छोटा इसमें पोर प्रेजेंट होता है। इस पोर से जो भी चीज़ अपने हाई कंसंट्रेशन में है उससे लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर सकती है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, धीरे धीरे समझ में आएगा। देखो यहाँ पे एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इस तरीके से एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे हम डायलाइजिंग फ्लूइड कहते हैं। तो ये ट्यूब के अंदर डायलाइजिंग फ्लूइड प्रेजेंट है। अब देखो ये जो फ्लूइड होता है ना, इसका कंपोजिशन के बारे में पूछता है। इसका कंपोजिशन हमारे ब्लड में प्रेजेंट जो प्लाज्मा होता है उसके कंपोजिशन के जैसा होता है, ठीक है ना। तो याद रखना ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड है इसका कंपोजिशन मतलब कि ये क्या क्या चीज़ों से बना है वो बता रहे हैं। सेम एज प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजिनस वेस्ट, यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट को छोड़ के यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट क्यों प्रेजेंट होगा? नाइट्रोजनस वेस्ट को तो हमें निकालना है, इस यूनिट में थोड़ी ना भर भर के हम लोग यूरिया डाल देंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। तो यहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट है इसका कंपोजिशन प्लाज्मा के कंपोजिशन की तरह ही होता है, सेम टू सेम, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के, नाइट्रोजनस वेस्ट को छोड़ के, मतलब कि यूरिया को छोड़ के। और भी बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं हमारे शरीर में, आपको नहीं पढ़ना, बस यूरिया ध्यान रखना कि यूरिया को छोड़ के इस फ्लूइड का कंपोजिशन सेम होता है प्लाज्मा की तरह। याद हुआ यहाँ तक? याद करते करते हम चल रहे हैं। देखो अब क्या होता है, मान लो यहाँ पे पेशेंट है, यहाँ पे बता रहे, ठीक है, ये पेशेंट है जिसका किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा। तो क्या करेंगे, इस पेशेंट का बेसिकली आर्टरी हम लोग ढूंढेंगे, एक मतलब कि सुविधाजनक आर्टरी बोलते हैं, कन्वीनियंट आर्टरी बोलते हैं। तो आर्टरी से उसका ब्लड निकालते हैं, ठीक है। तो इस पेशेंट के शरीर से बेसिकली आर्टरी से हम लोग ब्लड को निकालते हैं और एक एंटीकोगुलेंट डालते हैं जिसे हम हिपैरिन कहते हैं। ध्यान से सुनो, इस पेशेंट के आर्टरी से, कन्वीनियंट मतलब कि जो आपको सुविधाजनक आर्टरी आपको दिख रहा है शरीर में, उससे कन्वीनियंट आर्टरी से क्या किए, हम ब्लड को निकालें, ठीक है। अब इस ब्लड को हम क्या करेंगे, इस ब्लड में एक हम लोग एंटीकोगुलेंट डालते हैं। आप बोलोगे कि ये क्यों डालते हैं? कहीं हमारे शरीर से, बॉडी से बाहर निकला ब्लड एयर के कांटेक्ट में आके कहीं कोगुलेट ना कर जाए, यानी कि जम ना जाए, ठीक है। तो उस जमने को रोकने के लिए हम लोग यहाँ पे एक एंटीकोगुलेंट डालते हैं। और इस एंटीकोगुलेंट डालने से पहले हम लोग अपने ब्लड को 0 डिग्री सेल्सियस में लाते हैं, यानी कि हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तो वैसा होता नहीं है, बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही तो हमारे शरीर में ब्लड प्रेजेंट होगा ना, ब्लड का टेम्परेचर। तो ब्लड के टेम्परेचर को भी चेंज करते हैं। इस यूनिट में डालने से पहले क्या करते हैं, एक इसमें एंटीकोगुलेंट डालते हैं जिसे हम हिपैरिन कहते हैं। और वो क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि कहीं हमारा ब्लड बॉडी से बाहर निकल के जम ना जाए, इसलिए हम लोग एंटीकोगुलेंट डाल रहे हैं। और टेम्परेचर को चेंज करते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे लाते हैं, ठीक है। तो ब्लड का क्या करते हैं, टेम्परेचर चेंज करते हैं, टेम्परेचर हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस पे लाते हैं। प्लस इसमें एक एंटीकोगुलेंट डालते हैं, क्या होता है एंटीकोगुलेंट, हिपैरिन डालते हैं। और ये सब करने के बाद हम हमारे ब्लड को डाल देते हैं इस ट्यूब के अंदर। पहले क्या किए, पहले हम उस पेशेंट का आर्टरी ढूंढे, ठीक है, एक आर्टरी मिल गया, उस आर्टरी से ब्लड को निकाले, उस ब्लड को हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस में चेंज किए, उसका टेम्परेचर चेंज किए, 0 डिग्री सेल्सियस तक लाए। उसके बाद उस ब्लड में हम लोग हिपैरिन डाले जो कि एक एंटीकोगुलेंट होता है, डाल दिए। अब उस ब्लड को उठा के हम कहाँ डालेंगे, इस सेलोफेन ट्यूब में डालेंगे। ये सेलोफेन ट्यूब था ना, इस सेलोफेन ट्यूब में डालेंगे। अब देखो इसका ब्लड को उठा के जब हम डाल रहे हैं, इसके ब्लड में तो यूरिया प्रेजेंट होगा क्योंकि इस पेशेंट का
किडनी काम नहीं कर रहा था तभी तो ये प्रोसेस करवा रहे हैं ना। यानी कि उस पर अगर उस पेशेंट का किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा है, यानी कि उसके ब्लड में पूरा का पूरा यूरिया भर के होगा, उसके ब्लड में यूरिया भरा हुआ रहेगा ना, पूरा का पूरा नाइट्रोजनस वेस्ट भरा रहेगा। अब उसी नाइट्रोजनस वेस्ट को तो बाहर निकालने के लिए, मतलब उसके ब्लड से बाहर निकालने के लिए तो ये प्रोसेस कर रहे हैं हम। तो इससे इसके ब्लड को हम लोग इसमें डाल दे रहे हैं, ठीक है, इसे ट्यूब में डाल रहे हैं। अब क्या होगा, इस ट्यूब में हम आपको बोले थे कि इस ट्यूब में जो ब्लड गया हमारा और इसमें जो बेसिकली फ्लूइड प्रेजेंट होता है, तो इस फ्लूइड का जो कंसंट्रेशन होता है वो इसके कंसंट्रेशन के इक्वल होता है। यानी कि इसमें जो जो चीज़ें प्रेजेंट है वो हमारे ब्लड में भी प्रेजेंट है, सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट को छोड़ के। मतलब कि इसमें सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट, इसमें सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं प्रेजेंट होगा, इसमें सब कुछ प्रेजेंट होगा जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट था एक्सेप्ट यूरिया। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जो मेम्ब्रेन लगा है ना वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा है। अगर इसका कंपोजिशन और इसका कंपोजिशन सेम नहीं होगा ना तो बहुत सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे ब्लड से निकल के इस यूनिट में चले जाएंगे। हम तो वैसा नहीं चाह रहे हैं। हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारा यूरिया ही इस जो फैलोपियन ट्यूब में गया है, यूरिया ही उठ के इसमें आ जाए, इस यूनिट में आ जाए। तो हम चाह रहे हैं कि यूरिया जो यहाँ पे प्रेजेंट है हमारे ब्लड में वही उठ के इस जगह पे जाए। तो क्या करना पड़ेगा, यूरिया का डिफरेंस क्रिएट करना होगा, यानी कि यूरिया के कंसंट्रेशन का डिफरेंस क्रिएट करना होगा। तो इसी डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे सारा चीज़ डालते हैं जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है नाइट्रोजनस वेस्ट को छोड़ के, ठीक है। तो अब यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट ज़्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है और यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट तो प्रेजेंट ही नहीं है, यूरिया प्रेजेंट ही नहीं है। तो जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट होगा वो सारा उठ के इस यूनिट में चला जाएगा और कुछ भी उठ के नहीं जाता, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन जो हमारे ब्लड का कंसंट्रेशन है और इस यूनिट में जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसका कंसंट्रेशन बिल्कुल सेम होता है। और इस मेम्ब्रेन के थ्रू वही चीज़ सिर्फ पास होके जाएगी जिस सब्सटेंस का कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा। तो कंसंट्रेशन में डिफरेंस तो सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट का है भैया, इसलिए सारे के सारे नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे ब्लड से उठ के इस यूनिट में चले जाते हैं, इस डायलाइजिंग यूनिट में चले जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, सारा का सारा ब्लड उठ के क्या हुआ, सारा का सारा ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट उठ के इस यूनिट के अंदर चला गया। तो ये जो यूनिट है इसमें यूरिया पूरा भर गया और हमारा ब्लड पूरा का पूरा प्योर हो गया, ठीक है। तो सारा का सारा यूरिया उठ के इस जगह पे चला जाता है, इस फ्लूइड में चला जाता है और हमारा ब्लड को फिर यहाँ से निकाल के हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, टेम्परेचर को चेंज करते हैं, क्योंकि हम अपने ब्लड को 0 डिग्री सेल्सियस पे डाले थे ना। बिना टेम्परेचर चेंज किए आप बॉडी में डाल तो नहीं सकते हो। तो 0 डिग्री सेल्सियस से वापस से इसको बॉडी टेम्परेचर पे लाया जाएगा, बॉडी टेम्परेचर पे लाया जाएगा। तो लिख देना यहाँ पे ब्रिंग्स टू बॉडी टेम्परेचर एंड प्लस इसमें कोगुलेंट भी डाला जाएगा। यहाँ पे हम लोग एंटी कोगुलेंट डाल रहे थे जिसको हम लोग हिपैरिन बोल रहे थे, और यहाँ पे हम लोग एंटी हिपैरिन डालते हैं, याद रखना, एंटी हिपैरिन। पहले हिपैरिन डाले, फिर हिपैरिन के इफेक्ट को काटने के लिए हम लोग एंटी हिपैरिन डाल दिए, सिंपल है। उसके बाद इसको क्या करेंगे, फिर हम लोग अपने ब्लड में डाल देंगे, ट्रांसफर टू ब्लड, वापस से ब्लड में डाल देंगे। और बेसिकली हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं वेन में, आर्टरी से लेते हैं और कन्वीनियंट वेन में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो आप उतना डिटेल में नहीं पूछेगा कि आर्टरी से लेना है कि वेन से लिखना है, इतना नहीं पूछेगा। पूछ सकता है इसके बारे में, देखो इसके बारे में पूछा हुआ भी है एग्जैक्टली कि ये जो हीमोडायलिसिस है ये किस केस में करते हैं, जब इंसान का बेसिकली किडनी ठीक से काम नहीं करता। और ये कैसे काम कर रहा है, कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से काम कर रहा है। ये सेलोफेन ट्यूब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, तो ये सारा चीज़ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट डिजीज़ पढ़ते हैं। नेक्स्ट डिजीज़ है रीनल फेलियर। देखो बस आप याद रखो कि रीनल फेलियर हम किसको कह रहे हैं। रीनल फेलियर बोलते हैं किडनी फेलियर को, क्योंकि रीनल शब्द किडनी से रिलेटेड है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किडनी फेलियर है भैया ये। अब देखो, अब एक कंडीशन हम पहले पढ़े थे जिसमें आपको बताए थे कि किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा, तो उस केस में हम क्या कर रहे थे, हीमोडायलिसिस कर रहे थे, जो पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन किए। अब इस केस में क्या हो रहा है कि किडनी काम करना ही छोड़ दिया, बिल्कुल काम करना ही छोड़ दिया, किडनी फेल हो गया अपने काम करने से, कुछ भी नहीं कर रहा किडनी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम किडनी को ही ट्रांसप्लांट करते हैं। यहाँ पे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है, तो इसका एकमात्र ऑप्शन यही रहता है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर दो,
ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन इज डन इन दिस केस, ठीक है, इन दिस केस। तो ध्यान रखना ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कब होता है, जब किडनी काम करना ही छोड़ देता है, जिसको हम लोग रीनल फेलियर बोलते हैं, इन दिस केस। अब देखो ये जो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन है ये इतना आसान नहीं होता, क्यों, अभी हम समझाते हैं। देखो जो इंसान ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कराता है ना, उसको ज़िंदगी भर इम्यूनोसप्रेसेंट खाने को बोलता है। अब इम्यूनोसप्रेसेंट क्या होता है, देखो आपको पता है कि आपके शरीर में इम्यून सेल्स प्रेजेंट होते हैं, नहीं पता तो सुनो कि हमारे शरीर में इम्यून सेल्स होते हैं जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैसे, देखो अगर कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ जाए ना, तो हमारे शरीर में कुछ सेल्स होते हैं जो उससे फाइट करते हैं और उसको इन्फेक्शन नहीं फैलाने से रोकते हैं हमारे शरीर में, ठीक है। तो इम्यून सेल्स तो हमारे लिए अच्छे हैं, कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन सेल जब वो दिखते हैं तो उसको मार देते हैं। इस चीज़ के लिए यानी कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन केस के लिए ये चीज़ बहुत घातक हो गया। कैसे, देखो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में क्या कर रहे हैं कि हम दूसरा इंसान का सेल ले रहे हैं, ऑर्गन में बेसिकली ऑर्गन ले रहे हैं, तो ऑर्गन में तो सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि दूसरे इंसान का हम सेल ले रहे हैं। अब हमारे बॉडी के जो इम्यून सेल्स हैं वो सोचते हैं ये हमारे बॉडी का सेल है कि नहीं। अगर वो पहचान लिए कि ये हमारे बॉडी का सेल नहीं है तो वो पूरा ऑर्गन को ही ख़त्म कर देंगे। हमारे इम्यून सेल्स इसी काम के लिए बने हैं, कोई भी फॉरेन पार्टिकल है उसको डिस्ट्रॉय कर दें। तो हमारा इम्यून सेल इस चीज़ को पहचान लेता है कभी कभी कि ये हमारे बॉडी का सेल नहीं है और पूरा का पूरा ऑर्गन को ही ख़त्म कर देता है। जो ऑर्गन हम किसी और से लिए थे वो ऑर्गन को ही हमारा इम्यूनिटी ख़त्म कर देता है, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये काम नहीं हो, हम चाहते हैं कि हमारा जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है वो सक्सेसफुल हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं जो हमारे इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है। हम चाहते हैं कि हमारा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल हो, इसलिए हम अपने इम्यूनिटी को वीक करने के लिए बाहर से कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट जो इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देगा वो चीज़ें खाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है। तो अब देखो जो इंसान इम्यूनोसप्रेसेंट खा रहा है उसको इम्यूनिटी वीक हो गया। अगर इम्यूनिटी वीक हो गया तो इस इंसान को किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है उस इंसान को। उसका इम्यूनिटी को वीक कर दिए तो कोई भी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो आसानी से हो जाएगा। इसलिए उस इंसान को बहुत सारी चीज़ों का परहेज करके रहना पड़ता है, जिसमें हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जिस इंसान में होता है उसको ज़िंदगी भर के लिए इम्यूनोसप्रेसेंट खाना होता है, ठीक है, जो उसकी इम्यूनिटी को वीक करता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो आप यहाँ पे लिख लो कि जिस इंसान में ऑर्गन ट्रांसप्लांट होगा उस इंसान को हम लोग इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं। Immunosuppressant is given in this case, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, किस केस में हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं। ये रीनल फेलियर के केस में, जब हमारा किडनी बिल्कुल फेल हो गया काम करने से, उस केस में हम लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं। और जिस इंसान में ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं उस इंसान को हम लोग ज़िंदगी भर इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं ताकि उसका इम्यूनिटी कहीं उस ऑर्गन को रिजेक्ट ना कर दे, ठीक है। बस इतने ही याद रखो। अब देखो तीसरा है रीनल कैलकुलाई। देखो रीनल कैलकुलाई हम किसको बोलते हैं, किडनी स्टोन को बोलते हैं, किडनी स्टोन को। तो रीनल शब्द रिलेटेड होता है किडनी से, और कैलकुलाई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो स्टोन होते हैं ये कैल्शियम के ऑक्सलेट्स होते हैं। तो ये सॉल्ट जो होते हैं जो स्टोन बना रहे हैं ये बेसिकली ऑक्सलेट के सॉल्ट्स होते हैं, कैल्शियम और ऑक्सलेट के सॉल्ट होते हैं, इसलिए हम लोग कैलकुलाई शब्द यूज़ करते हैं। तो बस आप ये चीज़ ध्यान रखना, रीनल कैलकुलाई हम लोग किडनी स्टोन को बोलते हैं और इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम ऑक्सलेट एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और भी बहुत सारे ऑक्सलेट होते हैं, कैल्शियम के ही ऑक्सलेट नहीं होते, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के होते हैं ऑक्सलेट, लेकिन कैल्शियम मेनली होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सलेट लिख दिए हैं। और कैल्शियम ऑक्सलेट के सॉल्ट्स एक्यूमुलेट होते हैं, मतलब इस तरीके से पत्थर बन जाता है ना किडनी में, ये क्या होता है, ये सॉल्ट होता है कैल्शियम ऑक्सलेट का, ठीक है। तो इसको ध्यान भी नहीं रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। हम यहाँ पे क्यों कैलकुलाई शब्द यूज हुआ ना, इसीलिए हम यहाँ पे बताएं कि कैल्शियम ऑक्सलेट के सॉल्ट एक्यूमुलेट होते हैं, इसलिए कैलकुलाई शब्द यूज करते हैं। आपको क्या ध्यान रखें, एक मिनट जस्ट वेट, आपको क्या ध्यान रखना है, रीनल कैलकुलाई हम लोग किडनी स्टोन को बोलते हैं, इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट के सॉल्ट एक्यूमुलेट हो जाते हैं, बस इतना ही और कुछ नहीं। चौथा होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस।
देखो चौथा डिजीज है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। देखो किसी भी टर्म के पीछे अगर आइटिस लगा है तो इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन, ठीक है। तो हमारे किडनी में जो ग्लोमेरुलस प्रेजेंट था ना, जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट था, कैपिलरीज का गुच्छा प्रेजेंट था जिससे ब्लड छन के जा रहा था बोवेंस कैप्सूल में, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसमें सूजन हो जाता है, उसको हम लोग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख लो इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुलस। बस ये सब टर्म आप ध्यान रखना। रीनल कैल्कुलाई किसको बोलते हैं? किडनी स्टोन को बोलते हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस किसको बोलते हैं? ग्लोमेरुलस में इन्फ्लेमेशन को कहते हैं, ठीक है। और रीनल फेलियर तो बहुत डिटेल में आपको बता दिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम का डिसऑर्डर खत्म होता है। अब हम लोग यूरिन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे यूरिन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में पूछ दिए जा सकते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट कि हमारे शरीर में एक दिन में कितना यूरिन एक्सक्रीट आउट होता है? 1 से 1.5 लीटर। तो हम अपने शरीर से 1 से 1.5 लीटर यूरिन बॉडी से बाहर निकालते हैं। दूसरा पॉइंट कि हमारा जो यूरिन होता है वो लाइट येलो कलर का होता है और वाटरी फ्लूइड होता है, ओब्वियसली वाटरी फ्लूइड होता है और लाइट येलो कलर का होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये स्लाइटली एसिडिक होता है, इसका पीएच स्लाइटली एसिडिक होता है। बताओ क्यों होता है? क्योंकि हम लोग H+ को इसमें ही रिलीज कर रहे थे। आपको बताए थे ट्यूबुलर सिक्रेशन वाले स्टेप में कि H+ जो आयंस होता है उसको हम लोग इसी ट्यूब्यूल में रिलीज कर दे रहे हैं। तो H+ अगर यूरिन में ज़्यादा प्रेजेंट है यानी कि पीएच उसका कम हो जाएगा, इसीलिए पीएच इसका 6 होता है, एसिडिक होता है। पीएच कम एसिडिटी ज़्यादा, इसीलिए ये स्लाइटली एसिडिक होता है। और यूरिन के थ्रू कितना नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी से बाहर निकल रहा है, यानी कि बॉडी से यूरिया कितना बाहर निकल रहा है, वो यहाँ पे लिखे है कि 25 से 30 ग्राम यूरिया एक दिन में एक्सक्रीट आउट होता है बॉडी से बाहर, ठीक है। और यूरिन का एनालिसिस करके आप बहुत सारे डिसऑर्डर्स का पता लगा सकते हो। आपको पता है कि यूरिन टेस्ट कराया जाता है, क्यों कराया जाता है? बहुत सारे डिजीजेस बॉडी से रिलेटेड पता करने के लिए। तो यूरिन का एनालिसिस से बहुत सारे डिसऑर्डर्स के बारे में हमें पता चलता है, वो पॉइंट हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट यूरिन से रिलेटेड ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम फाइनली पूरा खत्म होता है। तो अगर आप सारे पार्ट देख लिए हुए हो तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एंड यहाँ पे हम हर एक चीज़ों को पढ़ाएं, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं जो हम आपको छोड़ें, ठीक है। तो आप क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर आपको मेरा एफर्ट्स पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।